वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की जो टाइमिंग था वो 1951 से 56 तक था। ऑप्शन 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56 है। टारगेट जो था वो 2.1 था और जबकि अचीव जो हुआ था वो 3.6 था। हेराल्ड डोमर पर आधारित था और इसकी शुरुआत जो है थी शरणार्थियों के आमाद गंभीर भोजन की कमी थी और मुद्रास्फीति से देश को सामना करना पड़ा था। इसका जो उद्देश्य था भारत के लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। योजना कृषि तथा मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित था और इसमें 5 IIT इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, किसके बीच पहली पीढ़ी लागू की गई? तो 1991 से 2000 तक। इसके बाद फिर दूसरी पीढ़ी। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 है। यह वर्ष 2001 में सरकार ने दूसरी पीढ़ी सुधार किया। 1991 से 2000 में तत्कालीन द्वारा उस समय जो थे वो नरसिम्हा राव जो थे वो PM थे और मनमोहन सिंह जो थे वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, FM। उन्होंने फर्स्ट पीढ़ी के सुधार अपनाए थे और जो थे निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया था, सार्वजनिक क्षेत्र को लाभ और कुशल बनाने के लिए बैंकिंग, बीमा से सुधार और कर सुधार। दूसरी पीढ़ी 2001 में चालू हुई और इसके जो प्रमुख सुधार थे वो कौन कौन से हैं? इसमें उन्होंने पेट्रोलियम, डीजल जो है उसके लिए सुधार के लिए एक APM बनाया, जिसका अर्थ था सरकार के विभिन्न उत्पादों को विनिमय करना। पेट्रोलियम, चीनी, उर्वरक, ड्रग, ठीक है। उसके बाद LPG, पेट्रोलियम, कैरोसिन। प्रेजेंट में ओनली कैरोसिन ही है एंड LPG है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सुधार में क्षेत्र में भी पूंजी बाजार में लाभ में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय टाइप दायर में किए गए, कानूनी क्षेत्र में सुधार किए गए, लागू किए गए और इनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारा है। सार्वजनिक ऋण वर्तमान में किसके द्वारा प्रतिबंधित है? देन आंसर RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश की राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है? तो नीति का जो हिस्सा होगा, निवेश तो होना चाहिए, कर नीति भी होना चाहिए और ऋण लिया जाता है, पर धन की आपूर्ति नहीं दी जाती है। आइए इसके बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति किसी देश की राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। राजकोषीय नीति जो है सरकार के राजस्व संग्रह, मुख्य रूप से करों और गैर कर राजस्व जैसे विभाजन, ऋण और व्यय का उपयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए होता है। उपरोक्त उद्देश्य निम्नलिखित प्रणाली से प्राप्त हो सकते हैं। खपत नियंत्रण, इस तरह आय में बचत का अनुपात उठाना, निवेश की दर बढ़ाना, कराधान बुनियादी ढांचा विकास करना, प्रगतिशील करों का प्रभाव, कमजोर में छूट, लग्जरी वस्तुओं पर भारी कराधान, अनार्जित। राजकोषीय और मौद्रिक नीति देश की सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है राजकोषीय जो घाटा है उसका फार्मूला जो होता है कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ। इसका उद्देश्य है राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्र के दौरान स्थिर करने के लिए। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। राजकोषीय नीति किसी देश के आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परंपरागत रूप से राजकोषीय नीति राज्य की आय और व्यय नीति के निर्धारक से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी और भी हैं। संविदात्मक मौद्रिक नीति तब होती है जब किसी देश की केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है और धन की आपूर्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मुद्रास्फीति को दीर्घकालीन प्रभाव मंदी के मुकाबले जीवन स्तर को अधिक हानिकारक हो जाता है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति जो है ब्याज दरों को कम करके आर्थिक विकास को बढ़ाती है या मंदी में आर्थिक संपत्ति जोड़ने में प्रभावी है। मौद्रिक नीति का लाभ यह है कि राजकोषीय नीति की तुलना में तेजी से काम करती है। फेडरल रिजर्व अपनी नियमित फेडरल ओपन मार्केट कमेटी और बैठक में दरों को बढ़ाने का कम करने के लिए वोट करता है। अतिरिक्त संपत्ति की अर्थव्यवस्था के माध्यम से अपना काम करने में लगभग 6 महीने लगते हैं। ये देखिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया।
कौन सा निकाय फसलों को न्यूनतम समर्थन का समर्थन करता है? तो इसका होता है लागत से हो जाता है, लागत वाली जो एक संस्था बनी हुई है, मतलब ये तो नहीं होती, इसमें केवल लागत कृषि से संबंधित है और उसका उत्पादन से, तो यही ऑप्शन सी ही सही है। आइए फुल इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CACP का पूर्ण रूप कृषि लागत और मूल्य प्रयोग है। यह विकेंद्रीकृत संस्था भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सलाहकार नीति है। आइए इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में हुई। 1985 में इसका नाम बदलकर वर्तमान नाम कर दिया गया। CACP आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, परंतु इसके जो समर्थन मूल्य हैं वो सरकार को लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है कि इसको जरूरी करें। कुछ और है, नीति आयोग सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, इसके बारे में आए दिन पढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्य के पर है। और नाबार्ड के बारे में इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी को एक शीर्ष नियामक निकाय है, वित्त मंत्रालय के अधीन के क्षेत्र में आता है। FCI मतलब भारतीय खाद्य निगम या भारत सरकार के निर्मित और संचालित वैधानिक निकाय है या उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अधिकार के अधीन में आता है। नेक्स्ट है, कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है? तो ये कर से संबंधित है। ये हमारे के कस्तूरी रंजन जो थे नई शिक्षा नीति से हैं, और यही है नरसिम्हा राव, इनकी 2 बार आई है, ठीक है। और उदय कोटक जो हैं वो राजकोषीय नीति से हैं शायद, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है नरसिम्हा समिति ही है, ऑप्शन 3। आइए एक्सप्लेनेशन सही देखते हैं। कर प्रशासन प्रत्यक्ष करों के सुधार के लिए 1991 में राजा चलैया समिति का गठन हुआ। नई शिक्षा नीति का मसौदा जो तैयार किया है कस्तूरी रंजन। भारत ने नई शिक्षा नीति 1986 के बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया, और 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के रूप में M नरसिम्हन के बैंकिंग क्षेत्र समिति जो है 1991 में अध्यक्षता में की गई। भारतीय बैंकिंग में वर्चस्व में सुधार के लिए किया गया। 1998 में नरसिम्हन 2 समिति का गठन अब तक की समीक्षा और आगे की सिफारिश करने के लिए गया, और उदय कोटक जो समिति है वो जो है सेबी के गठित कंपनी के लिए है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय समाप्त कब हुई? तो कुल जो है वो 12 पंचवर्षीय ही हुई, और 12वीं पंचवर्षीय जो थी वो 2012 से लेकर 17 तक ही थी, अंतिम ये है। परंतु यहाँ पे पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, तो जब ये चालू हुई, और चालू कब हुई 2012 में, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 नंबर सही हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन सही देखते हैं। तो सही उत्तर जो है 11वीं पंचवर्षीय 2012 में चालू हुई। भारत का योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है और गैर वैधानिक निकाय है। भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। योजना आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है या प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार की गई, जो राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों का एक हिस्सा है। शीर्ष निकाय भारत के 5 साल की योजना को अंतिम मंजूरी देना राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से भारत के योजना आयोग का स्थान ले लिया। आइए 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर लक्षित केंद्रित थी। 10वीं पंचवर्षीय की योजना के अंत तक सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एक रूप में उभरा था। बचत और निवेश की दरों में वृद्धि हुई थी। औद्योगिक क्षेत्र के निवेश अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए एक अच्छी प्रतिक्रिया दी। विदेशी निवेशक भारत के निवेश करने के इच्छुक थे, लेकिन विकास के कई समूहों विशेष रूप से SC ST अल्पसंख्यक के लिए पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं माना गया, जैसे कि गरीबी, कुपोषण, मृत्यु दर, वर्तमान दैनिक रोजगार आदि जैसे आयामों पर डेटा द्वारा पुष्टि हुई। 11वीं योजना के लिए व्यापक दृष्टि से अंतः संबंधित घटक शामिल थे। तेजी से विकास, गरीबी को कम करना,
रोजगार के अवसर पैदा करके स्वस्थ शिक्षा और आवश्यक सेवाओं में पहुंच, विशेष रूप से गरीबों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उपयोग करके रोजगार के अवसरों का विस्तार, पर्यावरणीय स्थिति, लैंगिक असमानता में कमी, तदनुसार बेरोजगारी में कमी जो हुई 5% से कम, गरीबी का मुख्य अनुपात 10% से कम, ड्रॉप आउट में की दरों में साक्षरता में लिंग अनुपात, मृत्यु दर, कुल प्रजनन क्षमता है निर्धारित किए गए। इसमें जो है 0 से 3 वर्ष जो हैं आयु के कुपोषण वर्तमान में जो है ये फिर बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर देख लो। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56, 5 वर्ष की अवधारणा यूएसएसआर से ली गई। भारतीय योजना के जनक एम विश्वेश्वरैया जो थे। पिता अर्थशास्त्र के दादा नारोजी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। सीईओ परमेश्वर अय्यरन। मुख्यालय नई दिल्ली। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में किसका सूचक है। तो इसमें से किसका है, तो ये तो है नहीं, किसका होगा। अगर उत्पाद में वृद्धि हो रही है किसी वस्तु की तो उसको हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे, आर्थिक विकास नहीं कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में सही देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में देश के सीमाओं के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक तथा बाजार मूल्य समग्र घरेलू उत्पाद के व्यापक रूप में किसी देश की आर्थिक स्वास्थ्य के व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में कार्य करता है। जीडीपी किसी देश का आर्थिक स्नैपशॉट प्रदान करता है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जीडीपी की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है, व्यय, उत्पादन तथा आय का उपयोग करके, गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने और इसे मुद्रास्फीति और जनसंख्या के लिए। सही उत्तर है किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू के रूप में वृद्धि आर्थिक वृद्धि का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक होगा। जहाँ पे जनसंख्या कम होगी वहीं पर हो सकता है, तो जनसंख्या कम गोवा में है। बाकी जगह यहाँ पे जनसंख्या ग्रामीणों में जहाँ जहाँ होगी वहाँ ज़्यादा नहीं होगी। पंजाब और गुजरात में भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर 2 नंबर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन सही देखते हैं तो भारतीय राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसलिए विकल्प 2 जो है वो सही है। आइए और भी बहुत सारी है प्रति व्यक्ति आय के बारे में। इसकी भौगोलिक क्षेत्र, प्रति व्यक्ति धन की अर्जित किया जाता है और बाकी इन सब के बारे में दे रखा है, बहुत ज़्यादा इनके में नहीं है। मेन देख लो। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब नहीं है, ये तो इस समय इंडिया के क्या हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं। ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान बनवारी लाल पुरोहित हैं। गुजरात की गांधीनगर राजधानी है, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं, भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए मुख्य देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेती के किस रूप को स्लैश और बर्न कहा जाता है। मतलब खेती करो और जला दो, क्या तो उसे हम आदिम निर्वाह कृषि कहेंगे। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। देखो कैसे खेती करते हैं, बाद में वहाँ पे जला देते हैं। ठीक है। वाणिज्यिक खेती जहाँ पे इसकी बड़ी मात्रा में काम करता है। मौद्रिक नीति की रूपरेखा कौन तैयार करता है, तो उसकी जो है वो आरबीआई करता है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में निम्नलिखित में राजकोषीय नीति कौन अपनाता है, तो वो इसमें से कौन अपनाएगा, तो इनको ज़रूरत नहीं है तो कौन करेगा, वो वित्त मंत्रालय करेगा। तो ऑप्शन वित्त मंत्रालय हो जाएगा और ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। खनन को अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक के जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग थे। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा संगठन भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। पहले एनएसएसओ था, अब सीएसओ में कन्वर्ट हो गए हैं और इस टाइप से इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक बैंक खाता किसी वित्तीय संस्थान में जमा को संदर्भित करने में कोई परिपक्वता निधि नहीं होती। जो करंट अकाउंट होता है उसमें नहीं होता है,
करंट अकाउंट किसको बोलेंगे, इसी को, वर्तमान जमा को। तो 4 नंबर ही सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। तो आर्थिक अर्थभार बढ़ता है, बाधा भी आती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो होती ही नहीं है, प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है, जनसाधारणों अपव्यय होता है। इसी का 4 ही ऑप्शन सही होगा। तो 4 ही सही है, ये हमारे हैं। इसके बेरोजगारी का प्रभाव जो है ये हमारे इतने टाइप से होते हैं। नेक्स्ट है, वस्तु एवं जीएसटी का उच्चतम दर 28% है। पहले सबसे कम 0, 5, 12, 18 एंड 28%, हाईएस्ट 28% हो जाएगा। 1 जुलाई 2027 को से लागू है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। देश के आर्थिक विकास में सबसे अच्छा संकेतक कौन है। कृषि नहीं, जब सबकी आय बढ़ जाए तो वहीं होगा। ऑप्शन जो है वो 4 सही हो जाएगा। तो इसकी प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है। तो चालू बीच का अंतर नहीं, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करती है, यही होना चाहिए। मुद्रास्फीति भी नहीं, तो बी ही सही होना चाहिए। देखते हैं, यही सही है। और झारखंड पीएससी में आया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन इस टाइप से है। 5 क्वेश्चन और हैं। किसी देश में वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य और विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाना चाहिए। ऐसी भू संपत्ति जहाँ बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है। नकदी फसल केवल बागवानी में उगाई जा सकती है, ना कि इन सब में। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, चक्री बेरोजगारी। चक्री व्यापार चक्र में मंदी के कारण बेरोजगारी चक्री होती है। प्रच्छन्न कृषि में उत्पन्न होती है। मौसमी भी वहाँ पे होती है। शैक्षिक जब हम स्वयं अपने आप से कर लें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ सकते हो। और बैंक का राष्ट्रीयकरण अभियान कब किया गया। तो पहला जो किया गया था वो 1969 में किया गया था। तो इसका नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये देख लो आप लोग भी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने थोड़ा फास्टली कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड मोटिव किसका होगा। हमें प्रॉफिट भी चाहते हैं, सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट पूंजीवादी में प्रॉफिट चाहते हैं, ठीक, समाजवादी में सोशल चाहते हैं, और इन दोनों का जो मिक्स होता है वही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्रॉफिट मोटिव सोशल। ठीक है, ये आप सभी के लिए था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपके लिए मंगलमय हो।